हमारे आज के मुख्य कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय, मैं उनसे आग्रह करता हूँ भैया बहन उनका ताली से स्वागत कर हमारे जैसे नाम उनका सम्मान आज इस कार्यक्रम के माध्यम से विद्यालय के द्वारा, विद्यालय परिवार के द्वारा किया जा रहा है। ऐसे सभी आगंतुक बच्चों के लिए जिनका सम्मान किया जाना है, उन बच्चों के लिए हमारे समक्ष विराजमान है, उन सभी का हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। उनके स्वागत के लिए बच्चों के द्वारा जोरदार ताली बजाएं। आज आया वह कार्यक्रम को गति प्रदान करते हुए मैं विद्यालय के प्राचार्य से निवेदन करूंगा कि वो हमारे माचासी मां सरस्वती के समक्ष लेकर और आज के कार्यक्रम का दीप प्रज्वलन कर आज के कार्यक्रम का शुभारंभ करें। माननीय प्राचार्य, आज के हमारे कार्यक्रम में माननीय मुख्य अतिथि महोदय, अध्यक्ष महोदय, मां सरस्वती का पूजन दीप प्रज्वलन करते हुए पहले पर दो माता सार विद्या का दो ज्ञान, ज्ञान बुद्धि से युक्त हो, मिटे सकल अज्ञान, मिटे सकल अज्ञान। पहले दीप प्रज्वलन। हमारे इस कार्यक्रम के माननीय मुख्य अतिथि महोदय डीआईजी सर दीप प्रज्वलन करते हुए और मां सरस्वती का पुष्पार्पण करते हुए हमारी सभी की भैया बहनों की ओर से प्रार्थना है मां सरस्वती से कि अशिक्षित को शिक्षा दो, अज्ञानी को ज्ञान, और शिक्षा से ही बन सकता है भारत देश महान, भारत देश महान। तो शिक्षा परम आवश्यक है और उस शिक्षा के लिए मां सरस्वती का आशीर्वाद हमारे सभी के लिए आवश्यक है। इसके पश्चात हमारी बहनें मां सरस्वती की संस्कृत वंदना के लिए आमंत्रित है। आए और वो सरस्वती वंदना प्रस्तुत करें।
स्वस्थ मां सरस्वती और गजानन महाराज श्री गणेश जी का आह्वान के पश्चात हमारे समक्ष हमारे मंच पर जो मंचासीन आगंतुक महोदय हैं, निश्चित रूप से इनके संबंध में जानकारी प्राप्त करने की हमारी जो अभिलाषा है, जो हमारी एक लालसा है, एक मन में उत्कंठा है, इसकी पूर्ति के लिए मैं विद्यालय के श्रीमान प्राचार्य जी से मैं आग्रह करूंगा कि वो आए और हमारे समक्ष विराजमान हमारे आज के मुख्य अतिथि के रूप में विराजमान महोदय का परिचय देने की कृपा करें। विद्यालय के प्राचार्य जी। इसी समक्ष स्वागत के लिए मैं श्री धीरेन्द्र तिवारी जी और श्री सुनील जी भटरिया से मैं आग्रह करूंगा कि वो पुष्पमाला और तिलक के द्वारा परिचय के साथ साथ आपका स्वागत करें। श्री भटरिया। मां सरस्वती को सादर नमन। मेधावी छात्र अलंकरण समारोह में उपस्थित हमारे आज के मंचासीन जन, हमारा विद्यालय परिवार, आगंतुक अतिथिगण, सभी का विद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत है। इस कार्यक्रम के अवसर पर हमारे बीच में हमारे जो मुख्य अतिथि हैं उनका परिचय कराते हुए मुझे बेहद प्रसन्नता हो रही है। सबसे पहली बड़ी प्रसन्नता यह है कि आप सरस्वती शिशु मंदिर बंडा के पूर्व छात्र हैं। जोरदार अभिनंदन करना चाहिए। 2006 के IPS बैच के आप अधिकारी हैं। श्रीमान विवेक राज सिंह वर्तमान में DIG छतरपुर इस बीच में उपस्थित है। बिजावर विधानसभा से पूर्व विधायक श्रीमान पुष्पेंद्र नाथ पाठक जी, जिन्हें हम गुड्डन भाई साहब के नाम से जानते हैं, और आप सब भी प्रेरणा के स्रोत हमारे बीच में हैं। मैं आज के हमारे कार्यक्रम की विशेष श्रीमती अभिलाषा सिवारे, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष नौगांव, इस नाते और वर्तमान में पार्षद नगर पालिका हमारे बीच में उपस्थित हैं, उनके स्वागत के लिए पुष्पगुच्छ से प्रतिमा दीदी, आपका भी कर्तव्य ध्वनि के साथ अभिवादन होना चाहिए। हमारी प्रबंध समिति के सम्मानीय व्यवस्थापक जी, आपके नेतृत्व में विद्यालय संचालित हो रहा है।
इसके साथ ही हमारी समिति के सम्मानीय वरिष्ठ सदस्य श्रीमान नाथुराम जी दुबे, आपका भी विद्यालय संचालन समिति में विशेष योगदान है। और मंच के बाईं ओर हमारी प्रबंध समिति के सम्मानीय कोषाध्यक्ष श्रीमान आलोक जायसवाल जी वर्तमान में नगर पालिका में उपस्थित हैं, हमारे बीच में उपस्थित हैं। सभी आगंतुक जनों का विद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। इस परिचय वेला के पश्चात अब हम आगे बढ़ते हैं और जिन्होंने हमारे विद्यालय को अमूल्य समय दिया है अपने व्यस्ततम समय में, उनके सम्मान के लिए मैं माननीय व्यवस्थापक महोदय जी से आग्रह करूंगा कि वो हमारे बीच में उपस्थित सर्वप्रथम आज के मुख्य अतिथि के रूप में विराजमान श्री डीआईजी साहब श्री विवेक कुमार जी जैन जी का आप स्मृति चिन्ह और श्रीफल के द्वारा सम्मान करने की कृपा करें। श्रीमान व्यवस्थापक महोदय जी, आपके लिए दो पंक्तियां, दो शब्द हमारे द्वारा श्रीमान डीआईजी साहब के लिए। श्रीमान डीआईजी साहब के लिए दो पंक्तियां उनके स्वागत में। सावन हमेशा बरसता रहे, फूल सदा खिलते रहे, सद्गुणों की सौरभ से जीवन आपका महकता रहे। इसके पश्चात मैं व्यवस्थापक महोदय जी से आग्रह करूंगा कि वो आज के अध्यक्ष के रूप में विराजमान श्रीमान पाठक जी, पूर्व विधायक बिजावर विधानसभा जो हमारे समक्ष उपस्थित है, उनका अभिनंदन करने की कृपा करें। आपका सहयोग और मार्गदर्शन हमारे विद्यालय को सतत रूप से मिलता रहता है और आप बहुत ही कर्मशील हैं, आपका कर्मशील व्यक्तित्व है। और आपके लिए दो पंक्तियां। परिश्रम के पसीने से जब सफलता की फसल खिलती है, तब किसी एक से नहीं पूरे जमाने से बधाइयां मिलती हैं। मैं आज के मुख्य अतिथि के रूप में विराजमान हमारी पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती सभाई बहन का स्वागत श्रीमान व्यवस्थापक महोदय जी द्वारा सौरभ श्रीफल के द्वारा करने की कृपा करें। बहन अभिलाषा से भाई। इसके पश्चात हमारी बहनों द्वारा, बच्चियों द्वारा स्वागत गीत
आपके समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। बहनें आए और अपना स्वागत गीत प्रस्तुत करें। जैसा कि हम जानते हैं, विगत 2-3 वर्षों से कोरोना महामारी का प्रकोप रहा है। ऐसे में भैया बहनों का विद्यालय से थोड़ा सा जो लिंक जुड़ा हुआ है, वो थोड़ा सा जो लिंक जुड़ा होता है, वो थोड़ा सा ढीला हुआ और उस आयोजित है, जिसमें से उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम प्राप्त करने वाले, विशेषकर बोर्ड कक्षाओं में कक्षा 10वीं एवं कक्षा 12वीं में जिन्होंने अच्छे परीक्षा परिणाम उत्कृष्ट रहा है, ऐसे भैया बहनों के प्रोत्साहन बढ़ाने हेतु आज यह कार्यक्रम रखा गया है। उन्हीं के सम्मान में हमारी विद्या भारती योजना भैया बहनों में उत्तम संस्कार एवं श्रेष्ठ गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदान कर राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दे रही है और एक अच्छे सभ्य नागरिकों का निर्माण कर रही है एवं उनमें नैतिक मूल्यों को जागृत करने का काम भी कर रही है। हमारे संस्थान की महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि भैया बहनों को न केवल शैक्षणिक क्षेत्र में अपितु प्रत्येक क्षेत्रों में उत्कृष्ट पराक्रम दिखाने की प्रेरणा देता है। हमारा यह संस्थान अंत में मैं
जयशंकर प्रसाद जी की चंद पंक्तियों के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूं। वह पथ क्या पथित सफलता क्या, वह पथ क्या पथित कुशलता क्या, जिस पथ पर बिखरे शूल न हो। नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल न हो। खूब पढ़ें। इसी के साथ मैं अपनी बात की समाप्त करता हूं। धन्यवाद पाठक जी। वास्तव में हमारा उद्देश्य बच्चों का जहाँ सर्वांगीण विकास है, वही समाज को एक अच्छे नागरिक प्रदान करने का भी उद्देश्य है, जो राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत हों और भविष्य में जहाँ भी जाए वो हमारे वंचित समाज की सेवा कर सके। ये हमारे भाव रहते हैं और इन्हीं भावों को लेके हम बच्चों को शिक्षा प्रदान करते हैं। तत्पश्चात उद्बोधन आज के हमारे माननीय मुख्य अतिथि जी महोदय से मैं आग्रह करता हूं कि वो आए और हमारे बच्चों के समक्ष अपनी वाणी करने की कृपा करें। श्रीमान आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय डीआईजी साहब, मैं पुनः विनम्र आग्रह करता हूं। आज के हमारे नवनाथ सरस्वती मंदिर में युवा सम्मान समारोह में पंचायत अध्यक्ष श्री पुष्पेंद्र पाठक महोदय, श्रीमती अभिलाषा श्रीमती महोदय, व्यवस्थापक श्री विजय पारसर महोदय, श्री नाथुराम जी दुबे महोदय, आलोक जायसवाल जी महोदय, आचार्य महोदय, समस्त आचार्य महोदय, दीदियाँ, अभिभावक और मेरे प्यारे भैया और बहन, मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य का विषय है, सम्मान का विषय है कि इस संस्थान सरस्वती विद्या भारती के सरस्वती शिशु मंदिर में मेरे बच्चा शिशु से लेकर 10वीं तक पढ़ना अध्ययन किया हूँ। इसी विद्यालय के अंत विद्यालय में आप लोगों को अगर आकर प्रोत्साहित कर पाऊँ, आप लोगों को जागरूक कर पाऊँ, यह मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य का विषय है और यह अवसर प्राप्त हुआ। मैं इसके लिए धन्यवाद देता हूँ आपको, हमारे अध्यक्ष महोदय जिन्होंने मुझे आमंत्रित करने के लिए प्राचार्य महोदय को बोला, तो मैं धन्यवाद देता हूँ। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है जीवन में, अगर आप आज हम कुछ प्रतिभाओं का यहाँ पर सम्मान कर रहे हैं, प्रतिभा चयनित क्षेत्र की प्रतिभा है, वस्तुतः हम हमेशा अध्ययन के क्षेत्र में भी आपको विद्यालय में आते हैं अध्ययन के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। लेकिन विभिन्न विधाएं होती है जीवन में, कई सारी विधाएं होती है। आज किसी एक विधा का जो अध्ययन की विधा है उसका ही सम्मान करने जा रहे हैं। मुझे लगता है सिर्फ उसी विधा का सम्मान आज है यहाँ पर, बट अन्य विधाएं भी जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होती है। और वो आज के समय में समय था जब आपका अध्ययन ही महत्वपूर्ण हुआ करता था, अध्ययन से ही आपके पूरे जीवन का, पूरे कैरियर का प्रोग्रेशन डिसाइड होता था। लेकिन आज आप किसी भी क्षेत्र में अच्छा करके अपनी प्रतिभा के दम पर, अपनी मेहनत के दम पर अपने आप को स्थापित कर सकते हैं। और यह एक अवसर न केवल बदली हुई परिस्थितियों में, बट आज जो क्रांति हुई है, चाहे जो तकनीकी क्रांति की हम बात करें, चाहे लोग विश्व के एकीकरण की हम बात करें, इससे आपको अवसर प्राप्त हो रहे हैं। आप घर बैठ के भी अपनी प्रतिभा को आगे तक पहुंचा पा रहे हैं और उसके द्वारा लोग अर्न भी कर रहे हैं। जो जीविका वस्तुतः आधार क्या होता है, किसी भी व्यक्ति के जीवन जीने के लिए जीविका की आवश्यकता होती है, तो जीविका के लिए हम जो अध्ययन करते हैं, हम किसी कार्य को करते हैं, वो इसी के लिए हमारा होता है। तो एक जीविका के लिए जो आप अर्न करने के लिए आप जो कार्य कर सकते हो, कहीं भी कर सकते हैं। तो आपको अपने अंदर जो भी प्रतिभा है उसको बढ़ाने में बढ़ाना चाहिए, मैं यही बोलूँगा। लेकिन एक जो सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है जीवन में, अनुशासन, वो आपको विद्यालय में ही मिलता है।
तो चाहे आप किसी भी क्षेत्र में कार्य करें, किसी भी आपका प्रतिभा आपके अंदर हो, लेकिन अगर आप अनुशासित नहीं है तो आप जो ऊंचाइयां आप प्राप्त कर सकते हैं वो कभी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। जिस उद्देश्य को लेकर आप आगे बढ़ना चाहते हैं उद्देश्य कभी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो अनुशासन बहुत महत्वपूर्ण है और हमारे विद्यालय जो शिशु मंदिर है वहाँ यही सबसे महत्वपूर्ण होता है कि हमें किसी अभिनेता बनना चाहते हैं, आप गायक बनना चाहते हैं, खिलाड़ी बनना चाहते हैं, कोई भी कार्य आप करें, लेकिन अगर आप अनुशासित नहीं है आप सफलता को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। जीवन में हमेशा आपको अपने लक्ष्य को आज जो भी अपने जीवन की अलग अलग प्रतिभाएं, अलग अलग क्षमताएं होती है, हर एक व्यक्ति को एक तरह, हर एक व्यक्ति की क्षमताएं और प्रतिभाएं एक जैसी नहीं होती, लेकिन आपकी जो भी क्षमताएं, जो भी प्रतिभा आपके अंदर है उसको आपको पहचानने की आवश्यकता है। उसमें आपके अभिभावक, आपके गुरु बहुत महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करते हैं। लेकिन अगर आपने अपनी प्रतिभा, अपनी क्षमता को पहचान लिया तो निश्चित ही आप अपने लक्ष्य को उसके अनुसार ही निर्धारित करें। और जीवन में एक बार अगर आपको लक्ष्य निर्धारित कर लिया तो फिर आप अपने अपनी क्षमता के आधार पर अपनी एक रणनीति बनाएं। किसी और की रणनीति से आप कभी सफल नहीं हो सकते। हर किसी की रणनीति उस व्यक्ति के लिए अपने, आप अपने पॉजिटिव नेगेटिव, आपके क्या सकारात्मक पहलू में, क्या नकारात्मक पहलू में आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। तो अगर आप अपने सकारात्मक नकारात्मक पहलुओं को देखकर आप अपनी रणनीति बनाते हैं और उस रणनीति को एक्टिवली इम्प्लीमेंट करते हैं अपने जीवन में और पूर्ण अपना 100% अगर आप देते हैं तो निश्चित ही आप सफलता को प्राप्त करें। वो क्षेत्र कोई भी क्षेत्र हो, आप जो भी करना चाहते हैं जीवन में वो कर सकते हैं। मैं हिंदी मीडियम से, हिंदी माध्यम से ट्रेन किया, उसके बाद पढ़ना भी बहुत बड़ा डाउन नहीं है, हमारे पहले लेकिन हाँ कई सारी गलतियां हमने अपने प्रिपरेशन में की, कई उससे सबक लिया और आगे बढ़े। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है कि आपको जानना है कि आपने गलती कहाँ की, उसको सुधार के लिए आपको क्या करना है, तो उसको सुधार करते हुए फिर उसको आगे बढ़ना है। तो ये सतत प्रक्रिया के रूप में होगा। आपका विकास कोई मुझे होना चाहिए कि ये कोई ऐसा बिंदु नहीं जिस पर आके आप खत्म हो जाएगा। ये एक सतत प्रक्रिया, आप सतत रूप से अपने आप को विकसित करते हैं, ग्रो करते हैं और आप आगे बढ़ते हैं। आपके व्यक्तित्व में सदैव ही विकास होता जाता है, कभी रुकने वाला नहीं। ऐसा नहीं है कि आपने भाई पढ़ाई करी तो आपका विकास रुक जाएगा या आपने कोई जॉब प्राप्त कर लिया तो आपका विकास रुक जाएगा। ये सतत प्रक्रिया है, तब तक हमारा विकास होता जाएगा। तो आप अपने आप को ग्रो करिए, सतत रूप से अपने आप में सुधार करते रहिए। आपके अंदर जो भी आपने निर्धारित किया है उसमें आपको 100% देना ही है। ये नहीं होना चाहिए उस समय आपको घुमाव में दबाव नहीं होना चाहिए कि हम ये भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं। मैं अपना केस बता रहा था कि मैं बंडा में खड़ा हूँ की तैयारी करने के लिए, हमारे पास कोई गाइडेंस नहीं। मैं चाहता, मैंने किया, मैं चाहता है कि उस माध्यम से भी यूपीएससी का एग्जाम दे सकता है, लेकिन मैंने डिसाइड किया नहीं, मैं हिंदी माध्यम से ही जाऊँगा। मेरी बात आता मुझे करना ये कठिन होता है, आपके पास मटेरियल अवेलेबल नहीं होता, आपके पास प्रॉपर गाइडेंस नहीं होता। लेकिन अगर आपने अपने हिसाब से, मैं यही बात बोलता हूँ कि आपने अगर अपने हिसाब से अपनी रणनीति अच्छे से बनाई है और आपने 100% आपने उसमें अगर दिया है तो निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। तो आप अपना लक्ष्य निर्धारित करिए, अपने हिसाब से निर्धारित करिए, लेकिन अपना 100% दीजिए। उस समय जब आपको अपनी मेहनत करनी, उस समय आपके कोई निर्भर होने की आवश्यकता नहीं है, कहीं दो नाव पे सवार होने की आवश्यकता नहीं है। उस समय आपको अपना 100% देना, सफलता मिलेगी। और अगर सफलता नहीं मिलती है, फायदा भाई आपने अपना 100% दिया, आपने अच्छी रणनीति बनाई, सब कुछ कर दिया, अगर सफलता नहीं मिलती तो वो जीवन का अंत नहीं है। वहां पर कोई हतोत्साहित होने की आवश्यकता नहीं है। और साथ जीवन बहुत बड़ा है और सारे अवसर आपको मिलते ही रहेंगे। कई अन्य क्षेत्र हैं, हो सकता है जिस क्षेत्र में बहुत सारे लोग जो सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे थे, आप सफल हो गए, आप बहुत अच्छे हैं, कोई बहुत अच्छा पॉलिटिक्स में अच्छा कर रहे हैं, बहुत सारे अलग अलग क्षेत्र में गए और अच्छा कर रहे हैं, कोई खेती कर रहा है, बहुत अच्छी खेती कर रहा है। तो आपके जो भी लक्ष्य आपको निर्धारित करना है, जो भी लक्ष्य आपको प्राप्त करना है, अगर आपने सही तरीके से अपनी रणनीति बनाई है और पूरी ऊर्जा उसमें लगा के निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी।
मेरी सभी के साथ है, आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, नौगांव शिशु मंदिर का नाम ऊंचा करें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्य अतिथि महोदय जी। आपने अपने शब्दों के द्वारा और हमारे भैया बहनों का मार्गदर्शन दिया, उनको प्रेरणा दी। निश्चित रूप से भैया बहन प्रेरित होंगे, ऐसा हमें विश्वास है। इस संबंध में मैं 2 पंक्ति रखता हूँ आपके समक्ष। मायूस मत होना जिंदगी से, किसी भी वक्त तेरा नाम बन सकता है, किसी भी वक्त तेरा नाम बन सकता है। वो आग और हौसला हो बुलंद, दिल में हो आग और हौसला हो बुलंद, तो अखबार बेचने वाला भी कलाम बन सकता है। मैं आग्रह करता हूं आज के मुख्य अतिथि महोदया दीदी जी को, से भरे दीदी जी को कि वो आए और बहन से भरे माइक पर आकर हमारे भैया बहनों को प्रेरित करने की कृपा करें। मुख्य अतिथि के रूप में विराजमान अभिलाषा बहन। मां बीना पानी के चरणों में नमन करते हुए, प्रणाम करते हुए आज इस मंच पर उपस्थित मुख्य अतिथि के रूप में हमारे डीआईजी सर, हमारे पूर्व विधायक आदरणीय हमारे गुंडन भाई साहब, उपस्थित हमारे किरण पालेसर भाई साहब, हमारे सम्माननीय आदरणीय पार्टी के नाथिका पटेल जी, उपस्थित हमारे आदरणीय अरुण जायसवाल जी, और उपस्थित यहाँ पर हमारे सभी प्राचार्य, सभी वरिष्ठ जन, हमारे सभी दीदियां और प्यारे प्यारे बच्चे। सर ने बहुत अच्छे से और डिटेल में आप लोगों को बिल्कुल सार गर्भित शब्दों में बिल्कुल सही बताया। उसमें ए से लेकर जेड तक जो आप लोगों की तैयारी होना चाहिए आज की स्टार्टिंग के, और आप लोगों का जो उत्साहवर्धन किया है, उन्होंने बताया है कि आप कहीं भी रहें लेकिन अपने संस्कारों को नहीं भूलना चाहिए। आपके संस्कार, आपके माता पिता, आपके गुरुजन, आपका विद्यालय, हमेशा ऊपर तक आप लेकिन किसी भी कार्य में जाएंगे कि आप संस्कारों को लेके जाएंगे, अपने लक्ष्य को लेके जाएंगे, तो कभी भी पीछे नहीं हटेंगे और हमेशा लक्ष्य तय करके आगे बढ़े। मैं सरस्वती स्कूल से, चूंकि मैं नौगांव भी हूँ, यहीं पे प्रारंभ से ही जुड़ी हूँ अपने सर लोगों से, हर कार्यक्रमों में मैं आई हूँ यहाँ पे। तो यहाँ के संस्कार बच्चों के हर कार्यक्रम, छोटे से छोटे कार्यक्रम बच्चों को बताए जाते हैं कि किस तरह से हमें अपने विद्यालय में कार्यक्रम करना चाहिए, और अपने संस्कारों और अपने हिंदुत्व को हर तरह से जोड़े रखते हैं सरस्वती विद्यालय में। मैं आज सर को और सारे बच्चों को जो अपनी 10वीं में और 12वीं में इतने अंकों से उत्तीर्ण हुए हैं, अपने जिले का, अपने नगर नौगांव का और अपने विद्यालय का जो नाम रोशन किया है, सभी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद सर का करती हूँ कि आपके विद्यालय से हमारे नौगांव नगर का नाम रोशन हो रहा है। लक्ष्य, आज मैं भी चूंकि वर्तमान में 20-25 दिनों से चुनाव चल रहे थे, आपको मालूम है, बिजी थी, और एक लक्ष्य को लेके आगे बढ़ी। कहते हैं ना कि यदि मन में ठान लो तो कितनी भी परेशानियां हो, यही सर ने बताया कि कितनी भी परेशानियां हो, लेकिन कोई भी आपको कुछ भी करे, पीछे से बहुत लोग आपको करने वाले रहते हैं, लेकिन ठीक है, आप उनको अपना लक्ष्य तय करके चलना है तो आप जरूर पार करोगे और हिम्मत के साथ आगे बढ़ो। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद बहन अभिलाषा। और बहन के लिए 2 पंक्तियां। सुनना चाहेंगे? आप सुनिए। उन्नति के पर्वत पर कभी समाज चढ़ेगा,
उन्नति के पर्वत पर तभी समाज चढ़ेगा, हर घर में जब बेटी का सम्मान बढ़ेगा। बेटी को पढ़ाओ, देश आगे बढ़ाओ, भारत देश हमारा है। और इसी कार्यक्रम को गति प्रदान करते हुए आज के कार्यक्रम के माननीय अध्यक्ष महोदय श्रीमान पाठक जी को मैं आमंत्रित करूंगा कि वो आए और भैया बहनों को अपना प्रेरक उद्बोधन प्रस्तुत करें। श्रीमान विधायक जी। आज मेधावी छात्र अलंकरण कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, नौजवानों के लिए आइकॉन, रनिंग में, साइकिलिंग में, फिटनेस में तमाम तरह से छतरपुर जिले में कीर्तिमान बनाने वाले, युवाओं को प्रेरित करने वाले हमारे डीआईजी महोदय श्रीमान विवेक सिंह जी, नगर पालिका की पूर्व अध्यक्ष रही और वर्तमान लोक जायसवाल जी, संस्था के प्राचार्य श्रीमान धीरज श्रीवास्तव जी, सभी आचार्य परिवार, दीदी जन, उपस्थित देवियों, सज्जनों और प्यारे बच्चों, हमारे पास कोई बहुत छड़ी नहीं है जिसको हम आपको दिखा के कोई बहुत बढ़िया ऐसा कुछ पेश कर दें कि आप लोग यहाँ से दौड़ते चले जाओ, लेकिन जो कुछ भी जिंदगी में है उसी में से कुछ चीजें निकालते हैं। 5-6 साल पहले फिल्म आई थी दंगल, लगभग सबने देखी होगी, टीवी पे भी आई, सबने देखी होगी। तो उसके गाने की एक लाइन है, वो हम गाएंगे, बाकी आप लोग जरा दोहराना, आपको याद है कि नहीं? बापू सेहत के लिए, ठीक है, माने देखी है। अब यहीं से सवाल शुरू होता है कि क्या बापू, क्या आचार्य, क्या दीदीगण, ये सब हमारी सेहत के लिए हानिकारक लोग हैं? ये गाना जब इस फिल्म में शुरू हुआ था, या जब उन लड़कियों ने, गीता बबीता ने ये गाना गाया था, या बैकग्राउंड में जब ये बज रहा था, तब समस्या ये थी, तब जो समस्या थी वो ये थी कि वो लड़कियां पहलवानी करना नहीं चाहती थी और पिताजी जबरन पहलवानी उनसे करवाना चाहते थे। सही है ना? तो उनको लगा कि बापू सेहत के लिए हानिकारक है। फिर उसमें एक टर्निंग पॉइंट आया। वो टर्निंग पॉइंट ये था कि उनकी हमजोली एक लड़की जो कि स्कूल में पढ़ती थी, उनके पिताजी उनकी शादी कर रहे थे और शादी में भी ये गाना बज रहा था जिसमें पिटता है भैया उसमें, ठीक है ना? तो जिस लड़की की शादी हो रही होती है वो बताती है तुम्हारा पिता कम से कम इतना तो कर रहा है कि तुम्हारे संग जी रहा है, तुम्हारे संग सुबह उठते हैं, वो तुम्हारे संग घूमते हैं, दौड़ते हैं, तुम्हें मेहनत कराते हैं। या हमारे पिताजी को तो मतलब नहीं रहा कि हम कब कौन सी क्लास में गए और कब कहाँ पहुंच गए। तो पिताओं की जो स्थिति रहती है ओवरऑल वो सब तरफ एक से रहती है। टाइम्स ऑफ इंडिया में कल एक आर्टिकल आया था, उसमें ये था, पढ़ाई के बारे में एक लाइन थी कि फादर्स आर ओनली द फाइनेंसर ऑफ देयर चिल्ड्रन। ज्यादातर अभिभावकों में पिता की भूमिका फाइनेंसर से ज्यादा नहीं होती। माने बच्चों ने कहा ड्रेस चाहिए, बुक्स चाहिए, आज हमें स्कूटी खरीदने वालों तो ठीक है, हमारे 10वीं पास हो गए, 12वीं पास करो, स्कूटी दिलाएं वगैरह वगैरह। माने पिता ज्यादातर भूमिका में जो रहते हैं वो केवल या
बच्चों की माँ ने कहा कि ये चाहिए, तो ये इसलिए हमने देखा कि कोई पिता बच्चों के साथ इन्वॉल्व होकर काम करे। उसकी एक नजीर थी दंगल फिल्म जो दिखाएगी, जो हकीकत थी हरियाणा। ये इसलिए जरूरी है हम सबको जानना कि आज में माइलस्टोन है क्या। शोले फिल्म में एक जगह क्या होता है कि ट्रेन में डकैती आने के लिए खूब सारे डाकू आ रहे होते हैं घोड़ों पे, और ट्रेन में वो जा रहे होते हैं। ट्रेन में 2 कैदी रहते हैं और थानेदार साहब रहते हैं। वो 2 कैदी अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र। संजीव कुमार थानेदार है। वो लोग नीचे फर्श पे बैठे हैं, थानेदार किसी कुर्सी पे बैठे हैं, तो पूछते हैं कि तुम लोग कब से ये काम कर रहे हो। उनका आशय ये था कि जिस काम में तुम गिरफ्तार हुए, माने चोरी बदमाशी करने में, तो तुम लोग कब से ये काम कर रहे हो। तो वो आपस में पूछते हैं ये कब से काम कर रहे हैं। तो वो कोहनी मार के पूछते कब से काम कर रहे हैं। तो वो कहता था होश संभालते ही अपने पैरों पे खड़े हुए थे। अब ये होश संभालते ही अपने पैरों पे खड़े होना, ये माइलस्टोन है हिंदुस्तान में जिंदगी का। माँ बाप इस बात की फिक्र करते हैं कि लड़का अपने पैरों पे खड़ा हो जाए, और जब तक वो अपने पैरों पे खड़ा नहीं होता है तब तक वो माँ बाप की चिंता का विषय रहता है। लड़कियों के बारे में मान्यता ये थी कि लड़कियों की अच्छे घर में शादी कर दो, अच्छा लड़का देख के शादी कर दो तो लड़कियों की जिम्मेदारी से फुर्सत, और लड़के को अपने पैरों पे खड़ा कर दो तो लड़के की जिम्मेदारी से फुर्सत। ये हमारे सामूहिक परिवार के समाज के दायित्व निर्वहन के बोध रहे हैं। लेकिन अब बच्चियां भी इस बात के लिए तैयार नहीं होती कि चाहे जहां बकरी की तरह उन्हें बांध दिया जाए। वे भी कहती है कि हमको पढ़ना है तो खुद अपने पैरों में खड़ा होना है। आज तमाम लड़कियां इस बात की चिंता करती हैं। अभी चुनाव के सिलसिले में शहर के लगभग सभी इलाकों में जाना हुआ, और विशेष करके मैंने जब लड़कियों से बात की तो उन्होंने बताया कि वो कोई बीएससी एग्रीकल्चर से कर रही है, जयपुर में पढ़ रही है, कोई पूना में पढ़ रही है, और इतनी बेबाक होकर उन्होंने बताया कि हम तो जब तक अपने पैरों पर खड़े नहीं होंगे तब तक कुछ आगे नहीं सोचेंगे। हम उनको बताने ये कहते हैं कि देखो बेटा, कि लड़कियां जो चुनाव लड़ रही हैं, महिलाएं चुनाव लड़ रही हैं, अभिलाषा ने शादी के पहले थोड़ी सोचा था कि ये कभी पार्षद बनेगी, अध्यक्ष बनेगी। वो तो सरकार ने ऐसा इंतजाम किया है कि आधा आरक्षण कर दिया। 20 वार्ड है नौगांव में, तो 20 वार्ड में से आधे आरक्षित किए गए महिलाओं के, पुरुषों के बाद चली गई है। तो ये इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आयाम अब बहुत सारे खुल चुके हैं। शिक्षा के क्षेत्र में हम जाएं तो इतने आयाम खुल गए हैं हमारे लिए। रास्ते चारों तरफ है। केवल जो बात हमारे डीआईजी साहब ने कही कि फोकस्ड होने की जरूरत है, हमको क्या करना है, इसके लिए फोकस होना पड़ेगा। फोकस के लिए क्या करना होगा, तमाम सारे भारतवर्ष में है। एक श्लोक है, आहार निद्रा भय सुतृत्व सामान्य नेतर पशु दीनाराम ज्ञानम तेषाम अधिकम वशिष्ठम ज्ञाने हीनम पशुपालमाना। इसका अर्थ है कि आहार निद्रा भय और संतति में पशु और मनुष्य समान है। मनुष्य में केवल ज्ञान ज्यादा है, और जिस मनुष्य में ज्ञान नहीं है वो पशु के समान है। अब ये बात हमें अब समझ में आई। हम लोग तो विद्या भारती के विद्यालय में पढ़े नहीं, उस जमाने में सरकारी स्कूल होते थे, और सरकारी स्कूल में अब हमें समझ में आया कि पशुओं वाली गाली क्यों मिलती थी। सर कहते थे गधे, उल्लू कहते थे, तो इसलिए कहते थे कि हमसे कुछ नहीं बना तो हम पशु के समान हैं। फिर बाद में हम लोग जब कॉलेज स्कूल में हम लोग साथ पढ़ के सब लोग, तो हमारे प्रिंसिपल साहब लोग हम सबको सुअर कहते थे। मुझे सुअर कहते नहीं बनता था, तो वो गुस्से में सुअर कहते थे।
ये मर्म में आप समझ में आए कि हमारे गुरुजन हमको इसलिए कहते थे यदि हमसे ज्ञान में कोई कमी है तो हमको डांट लगती थी। हम तो आचार्य जी दीदी लोग सब इतने माने संस्कारी लोग यहाँ पे इस तरह की आप लोग को सामना नहीं होता होगा इस तरह के शब्दों का, क्योंकि विद्या भारती वो संस्था है जो पूरे देश में भारत की संस्कृति के विस्तार का काम कर रही है। भारतीय संस्कृति है क्या? भारतीय संस्कृति बहुत छोटी है, कोई ज्यादा दिमाग लगाने का काम नहीं। आप सबने सदवाक्य देखे होंगे लिखे हुए। सदवाक्यों में आपने लिखा देखा होगा झूठ बोलना पाप है। दीवारों पे लिखा देखा सबने? कोई ऐसा जिसको ना दिखाई दिया हो कभी? किताबों में भी, अलग अलग दीवारों पे भी, धार्मिक स्थानों पे भी लिखा रहता है झूठ बोलना पाप है। कभी किसी ने ये लिखा देखा कि सच बोलना पुण्य है? नहीं देखा ना, क्योंकि सच बोलना पुण्य नहीं है। सच बोलना रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सच बोलना धर्म है और सच बोलना दायित्व बोध है। ये हमारे हिंदुस्तान की संस्कृति ने हमें सिखाया। सच का आचरण करना हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। इसलिए यदि हम सच बोलते हैं तो हम किसी पे एहसान नहीं करते, किसी पे पुण्य नहीं करते और आप अपने आप को कटक नहीं मान सकते। आप अपने आप को बड़ा सीना चौड़ा करके नहीं बोल सकते कि आज मैंने तो सच बोला, क्योंकि सच बोलना हमारी लाइफ का एक बहुत ही जरूरी पार्ट है। इसलिए हमको सच बोलना होता है। अंग्रेजों ने हमें सिखाया ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी इन ट्रेडिंग। व्यापार में ऑनेस्टी एक अच्छा काम है, लेकिन वो व्यापारिक दृष्टिकोण से फायदे भारतवर्ष के लिए उन्होंने ये सोचा। लेकिन हम सब के लिए सच का पालन करना जिम्मेदारी है और सच को बोलना धर्म है। धर्म भारतीय संस्कृति में जो बताया गया है वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे छात्र के रूप में हमारा छात्र धर्म है, शिक्षक के रूप में शिक्षा धर्म है, पुत्र के रूप में पुत्र धर्म है, पुत्री के रूप में पुत्री धर्म है। ये सब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, जिंदगी की जिम्मेदारियां हैं और भारतीय धर्म में, भारतीय संस्कृति में इन्हीं मूल्यों को सिखाया गया है, जिनका परिपालन करके हम यदि आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से जीवन में सफल होंगे। इतना ही निवेदन है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद श्रीमान पाठक जी। और सभी भैया बहनों ने उद्बोधन बड़ी ही गंभीरता से सुना है और हमें ऐसी उम्मीद है कि उसका अनुकरण भी करेंगे। उसका उनको बोध भी हो गया है और नहीं हुआ है तो उसका प्रयास करें। और अब बारी है आज का जो मुख्य कार्यक्रम है, जिस संदर्भ में ये कार्यक्रम रखा गया है, और बात आती है पुरस्कार वितरण की। पुरस्कार वितरण में मैं सबसे पहले कक्षा 10वीं के भैया बहन जो यहाँ विद्यालय में उपस्थित हैं अथवा उनके गार्जियंस, उनके माता पिता हमारे बीच में यदि उपस्थित हैं तो वो जरूर अपने बच्चों का अथवा भैया बहन अपने स्वयं का सम्मान हमारे मुख्य अतिथि महोदय के श्री कमलों द्वारा प्राप्त करेंगे। सर्वप्रथम मैं आमंत्रित करता हूं कक्षा 10वीं से भैया दीपक विश्वकर्मा। इन्होंने 97% मार्क्स प्राप्त किए हैं और एक विशेषता ये है कि जिला की मेरिट सूची में इन्होंने जिला स्तर पर द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। मैं आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय जी से आग्रह करूंगा कि वो भैया को पुरस्कार प्रदान करने की कृपा करें। और विद्यालय के द्वारा ऐसे बच्चों को नगद 5000 का चेक दिया जाता है
आपके हम लोग के द्वारा भैया दीपक विश्वकर्मा को रुपया 5000 रुपये का चेक नगद दिया जा रहा है। भैया अंश खरे यदि इनके परिजन है आए। विद्यालय में इनका टॉप 10 में दूसरा स्थान है। इसके बाद तैयार है भैया हर्ष कुमार तिवारी। हर्ष कुमार तिवारी वो आ जाए। हर्ष कुमार तिवारी भैया हर्ष खरे के पिताजी हमारे समक्ष है। भैया का सम्मान प्राप्त करते हुए भैया मैंने भैया आदर्श पाठक भैया हर्ष तिवारी इन्होंने तृतीय स्थान प्राप्त किया टॉप 10 में। भैया आदर्श पाठक तैयार है। भैया बाहर निकल आए फ्रेंड्स मिश्रा। भैया आदर्श पाठक अपना सम्मान प्राप्त करते हुए फ्रेंड्स मिश्रा तैयार रहे। भैया ज्ञानेंद्र सिंह निरंजन आ जाए। भैया फ्रेंड्स मिश्रा अपना सम्मान प्राप्त करते हुए 5वां स्थान। 6ठे स्थान पर ज्ञानेंद्र सिंह निरंजन तैयार है। दीपक तिवारी निकलो बाहर। तैयार है। दीपक तिवारी निकल आए। तैयार है। भैया ऋषभ चंद्रवेदी बाहर निकल आए। आसवाइन के गार्डियंस भैया ऋषभ चंद्रवेदी के गार्डियंस संभवतः समय नहीं दे पाए हमको। भैया दीपक तिवारी तैयार है। भैया कपिल पटेल बाहर निकल आए। तैयार है। भैया कृष्ण कांत पाल बाहर निकल आए। 1 मिनट कृष्ण नाम 1 मिनट। कपिल पटेल मंच पर अपना सम्मान प्राप्त करें। कृष्णकांत तैयार है। बहन जानवी गुप्ता बाहर निकल आए। जानवी गुप्ता तैयार है। बाबूलाल कुशवाहा ताली बजाते जाओ भाई। बाबूलाल कुशवाहा भाई किसी को नींद नहीं आ रही है बाबूलाल कुशवाहा और अंत में भैया महेश के राजपूत। हमारे भैया में रहे हैं जिन्होंने अपने विद्यालय में और यहाँ तक की नगर लोगों में एक श्रेष्ठ स्थान प्राप्त किया है। ताली आप लोगों ने ऊपर जाइए और सभी बच्चों के लिए एक बार पुनः। अब हम आते हैं कक्षा 12 पर। 12 में यानी 12 में प्रथम स्थान पर रहे हैं भैया कुशाग्र द्विवेदी। आए हम अपना सम्मान प्राप्त करें और भैया के लिए कुशाग्र के लिए 5000 रुपये का मेहनत चेक भी है। छियानवे प्रतिशत अंकों के साथ इन्होंने विद्यालय में और नगर में अपना स्थान प्राप्त किया है। बहुत ही अच्छी बात है। भैया हर्षवर्धन चौबे यदि इनके गार्जियंस हैं जरूर आए। कहे हैं कि हर्षवर्धन चौबे की बहन है वो आए अपना भैया का सम्मान प्राप्त करें। भैया चेतन राज तीसरा स्थान दिया है 93.4% अंकों के साथ और 93% अंकों के साथ दूसरा स्थान भी प्राप्त किया है बहन निहारिका यादव। हमारे बीच उनके दादाजी हैं अपनी निहारिका के दादाजी हमारे बीच में हैं।
स्थान प्राप्त करें बहन निहारिका यादव के दादाजी नागन का सम्मान प्राप्त करते हुए भैया सुमित जोशी ने 90.6% अंकों के साथ 5वां स्थान प्राप्त किया है। भैया पीयूष तिवारी 89.6% अंकों के साथ 6वां स्थान प्राप्त किया। उनके पिताश्री हमारे बीच में है, वो आए और अपने भैया का सम्मान प्राप्त करें। भैया पीयूष तिवारी के पिताजी बहन नेहा पाठक भैया पीयूष तिवारी के पिताजी हमारे बीच में है। बहन नेहा पाठक 89.6 इन्होंने भी बराबर अंक प्राप्त किए हैं। आए और अपना सम्मान प्राप्त करें। भैया मोहम्मद साहेब आए और अपना सम्मान प्राप्त करें। इन्होंने 89.6 इन्होंने भी 89.6% अंक प्राप्त किया। यानी एक स्थान पर 3 बच्चे, बहुत ही हर्ष की बात है। भैया मोहम्मद साहेब 89.6% अंक इन्होंने प्राप्त किए हैं। इनके लिए जोरदार ताली। भैया सत्यम पटेल 89.2% अंक इन्होंने प्राप्त किए हैं। यदि इनके भैया स्वयं है सत्यम पटेल। बहन अंजलि अनुरागी 89% इन्होंने अंक प्राप्त किए हैं। इनके पिताजी हमारे बीच में है, वो आए और अपना सम्मान प्राप्त करें। बहन अंजलि अनुरागी के पिताजी हमारे बीच में है, ये बहन भाई है। बहन भैया ऋतिक अनुरागी, अभी आप सम्मान प्राप्त करें। ऋतिक अनुरागी दोनों भाई बहन हैं। एक ही क्लास में और दोनों जोड़ी ने यानी पुत्र और पुत्र दोनों ने सम्मान प्राप्त किया। जैसे क्षणिक मौके ही मिलते हैं। बहन साक्षी दुबे 88.2% अंकों के साथ। बहन साक्षी दुबे भैया विशाल पचौरी 88% अंकों के साथ। विशाल पचौरी भैया यदि इनके परिजन है तो वो जरूर आए। श्री तिवारी जी सम्मान प्राप्त कर ले भैया का। आप क्लास टीचर रहे हैं श्री तिवारी जी। पचौरी का सम्मान प्राप्त करते हुए 87.4% अंकों के साथ ये इन्होंने नंबर प्राप्त किया टॉप 10 में। बहन शिवानी बादल लगता है आप लोग खा चुके हैं। भैया दीपेंद्र पाठक इनके भाई हैं, वो प्राप्त कर अपना सम्मान। भैया का दीपेंद्र पाठक एक वर्ग में और निश्चित रूप से परिचयों पर ये चलेंगे अपने भाई के और उससे श्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे। ये हमारे भैया बहनों का सम्मान रहा है जो हमारे आज के कार्यक्रम के जो मंचासी महोदय है उनके कार्यक्रमों द्वारा सम्मान किया गया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।
दो पंक्तियां इन सभी के लिए और इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे आभार की ओर। और आभार के लिए मैं इनवाइट करूंगा अशोक तिवारी जी को। तब तक दो पंक्तियां